जब हम स्वच्छ आसमान को देखते हैं, मतलब जब मौसम साफ़ होता है, जब हम आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो उसका कलर जो होता है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। मतलब आकाश का रंग जो होता है हमें नीला दिखाई देता है। अब आकाश को पृथ्वी की सतह से जब देखेंगे, धरती पर से, जब मौसम साफ़ होता है, मतलब बादल वगैरह मौसम में नहीं होते हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्वच्छ आकाश होता है उसका जो कलर होता है हमेशा ब्लू होता है। तो उसका कलर हमेशा ब्लू क्यों होता है? पृथ्वी की सतह से हम जब भी आसमान को देखेंगे, स्वच्छ मौसम को जब देखेंगे, तो उस समय आसमान जो होता है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते रहते हैं, ठीक है, वे जब अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जब अंतरिक्ष में वे यात्रा करते हैं, तो उस समय जब वे आसमान को देखते हैं तो उन्हें आसमान ब्लैक कलर का दिखाई देता है। मतलब स्पेस से, अंतरिक्ष से या चंद्रमा की सतह से जब हम आसमान को देखते हैं तो वहाँ पर ब्लैक कलर का दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी की सतह से जब हम आसमान को देखते हैं तो ये हमेशा नीला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है, और चंद्रमा की सतह से या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वे आसमान को जब देखते हैं, जब वायुमंडल से वे ऊपर होते हैं, तो उस समय जो आकाश होता है हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो आज हम इसी प्रश्न के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो आप अच्छे से और बहुत जल्दी से इसका आंसर क्लिक कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, आपने देखा होगा आसमान को हमेशा नीला दिखाई देता है, तो उसका राज आज आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले हमें लाइट के बारे में पढ़ना होगा, सफ़ेद प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो तो सफ़ेद कलर का होता है। अगर हम कहेंगे सूर्य के प्रकाश की वजह से जो होता है आकाश का जो रंग होता है नीला दिखाई देता है, अर्थात ब्लू दिखाई देता है। तो आप कहोगे सूर्य का जो प्रकाश सफ़ेद कलर का होता है, इसकी वजह से तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, मतलब सफ़ेद कलर से हमें कैसे आकाश जो है नीला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझाने के लिए, ठीक है, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है प्रिज्म। ठीक है, ये आपको पता होगा प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वाइट कलर का होता है, जो हमारी आँखों, हमारे पास आके पहुँचता है। ठीक है, उसने देखा होगा, आपने देखा होगा, वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन जब हम सफ़ेद लाइट को, ठीक है, सफ़ेद लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, ये कई सारे रंग होते हैं, इस तरीके से टूटता है, जिसे हम नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर वीप की ओर से, VIBGYOR, ठीक है, वीप की ओर से लिखते हैं। तो इस समय क्या पता चलता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सफ़ेद कलर की लाइट है, अगर हम उसे किसी प्रिज्म से पास कर दें तो हमें कई सारा रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। ये रंग बिरंगे कलर कहाँ से आए हुए हैं? इस सफ़ेद लाइट से आए हुए हैं। ये जो सफ़ेद लाइट हैं ये अपने अवयवी रंगों में टूट चुकी हैं, अपने छोटे छोटे रंगों में टूट चुकी हैं। मतलब ये जो है सफ़ेद कलर जो है ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई। इसका मतलब अगर इन 7 रंगों को हम मिला देते हैं फिर से तो एक सफ़ेद कलर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस हमने आपको यही समझाया है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है अगर हमें इसे किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर में टूट जाता है। तो 7 कलर में टूटने का मतलब क्या, सफ़ेद लाइट से कई सारे रंग बिरंगे कलर, आपको 7 रंग बिरंगे कलर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें वायलेट होगा, इंडिको होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा एंड रेड होगा। ठीक है, ये सभी आपको कलर दिखाई देंगे। तो ये सूर्य के जो वाइट कलर का प्रकाश था उसी में है। इसका मतलब जो सफ़ेद रोशनी होती हैं, ये सफ़ेद रोशनी हमें देखने में लगती है, ये सभी कलर का मिक्सचर होती है। जो 7 कलर होते हैं उन सभी कलर को, अगर इन 7 कलर को हम मिला देते हैं तो एक सफ़ेद लाइट बनकर तैयार होती है। इसका मतलब जो हमें सफ़ेद कलर दिखाई देता है उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। ठीक है, ये सभी टाइप के कलर होते हैं। तो इसीलिए जो सफ़ेद कलर होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। तो सफ़ेद कलर में हमें पता चल चुका कि सफ़ेद कलर जो है वो कई सारे रंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम सफ़ेद कलर को तोड़ेंगे तो कई सारे रंगों में टूट जाता है। ठीक है, इसमें हमने केवल इतना ही समझाया कि सफ़ेद रंग जो होता है कई सारे रंगों से मिलकर बना होता है। इन सभी रंगों को अगर हम मिला देते हैं, जो ये 7 कलर हैं, तो इसी से सफ़ेद बन जाता है। ओके, ये क्लियर हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो ये सबसे ऊपर वाला कलर होता है, तो इन कलर जो टूटता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब सफ़ेद कलर को सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करते हैं और जब ये सूर्य का प्रकाश अपने कई सारे रंगों में टूटता है, अपने अवयवी रंगों में टूटता है, इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के रंगों का अपने अवयवी रंगों में टूटना, इसे प्रकाश का हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके,
अगर हम बात करते हैं इसे लिखते हैं कैसे, तो हमेशा इन कलर को नीचे से ऊपर की ओर विब की ओर से VIBGYOR विब की ओर से लिखेंगे, ठीक है। V फॉर वॉयलेट होता है, ये इंडिगो होता है, ये B फॉर ब्लू होता है, ठीक है, ब्लैक नहीं है, ये ब्लू होता है। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। अगर हम इनकी वेव लेंथ के बारे में बात करते हैं, वेव लेंथ का मतलब एक तरीके से आप समझ लेना तरंग की लंबाई। वेव लेंथ तरंग की लंबाई, वेव का मतलब तरंग, लेंथ मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई, ठीक है, केवल इतना आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है। तो रेड की अगर हम वेव लेंथ के बारे में बात करते हैं और वॉयलेट की वेव लेंथ के बारे में, इनकी वेव लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो नीचे इससे ऊपर की ओर हमेशा याद रखना, इसे इनके कलर के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो वर्णक्रम होते हैं, जो टूट के बनते हैं, ठीक है, इन्हें हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ भी याद रखना, नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ रंगों की बढ़ती हैं, क्योंकि अलग अलग रंग की जो वेवलेंथ होती हैं, अलग अलग तरंग की वेवलेंथ जो होती है अलग अलग रंगों की, वो अलग अलग होती हैं। लाल की वेवलेंथ कुछ और होगी, नीले की कुछ और होगी, ठीक है, ग्रीन की कुछ और, येलो की कुछ और, वॉयलेट की कुछ और। तो डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ओके। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होता है, नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब जो सबसे ऊपर है, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम, इससे ऊपर इसकी उससे ज़्यादा, यहाँ पर आएंगे उससे ज़्यादा, इसी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, वो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। तो आर की अगर वेवलेंथ कहते हैं रेड कलर की, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इन सातों कलर में पूछा जाता है किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आपको पता है नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे नीचे उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो वॉयलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब एक छोटे से पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, लाल कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब इसके तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और इसकी तरंग की लंबाई सबसे कम होती है, मतलब इसमें छोटी छोटी तरंग होती है, इसमें बड़ी तरंग होती है, ठीक है, ओके। केवल इतना ही याद रखना, ओके। तो आपको पता चल जाएगा अगर पूछा जाए कि किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो आप बता सकते हो कि लाल जो कलर होता है इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और जो बैंगनी कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ये भी कम ही होती है, बैंगनी से जो होता है, बैंगनी की सबसे कम, उसे थोड़ी सी ज़्यादा, उसे थोड़ी सी ज़्यादा ब्लू की होगी। लेकिन रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्लू की भी काफ़ी कम होगी, ठीक है। तो ब्लू और बैंगनी कलर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो इन्हीं दोनों कलर की वजह से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लू की भी वेवलेंथ कम है लेकिन सबसे कम तो बैंगनी की है, ओके। तो हम वेवलेंथ के बारे में समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि जो सफ़ेद प्रकाश होता है जो हमें दिखाई देता है वाइट कलर का होता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। अगर 7 रंगों से मिलकर बना है तो ये 7 रंगों में टूट भी सकता है। आसमान में आपने देखोगे कभी कभी रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं, तो ये कहाँ से कलर आते हैं, ये जो सफ़ेद प्रकाश है ना ये वहीं से आते हैं, उसी में से टूटते हैं, इसीलिए आकाश में कई बार रंग बिरंगे कलर भी दिखाई देते हैं। आकाश का रंग भी ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब हम वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है, इनका हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। रेड कलर की वेवलेंथ है, जो रेड कलर होता है उसकी हमने तरंग की वेवलेंथ बनाई है और ये बैगनी कलर की वेवलेंथ का डायग्राम है, ओके। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो तरंग है, ठीक है, इस तरीके से हमने वेव बनाई हुई है। तो इस तरंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तरंग का ये जो सबसे ऊपरा सिरा होता है, ठीक है, ये वाला जो सबसे ऊपरा सिरा है, ये जो पीक है, मतलब ये तरंग की जो पीक है और ये तरंग की जो पीक है मतलब चोटी है सबसे ऊपरी वाली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये यहाँ से लेके और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों चोटियों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों ऊपरी सिरे के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, ओके। वेवलेंथ आप समझ चुके हो, इसे हम तरंग की लंबाई, तो देखो तरंग की लंबाई यहाँ पर इतनी है, ओके, आप समझ रहे हो, ठीक है। हिंदी में इसी ऊपरी सिरे को हम कहते हैं श्रृंग, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। तो इसे भी श्रृंग कहेंगे और इसे भी श्रृंग, मतलब दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। और अंग्रेजी में हम क्रस्ट बोलते हैं, तो दोनों, इसे भी क्रस्ट कहेंगे इसे भी क्रस्ट, तो दोनों क्रस्टों के बीच की दूरी को वेवलेंथ, ठीक। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दोनों ऊपर वाली जो चोटी होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं, ओके। तो ये रेड कलर की वेवलेंथ है और ये जो
डॉट डॉट बना हुआ है, ठीक है। ये सब डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, गैस के कण है। वायुमंडल में आपको पता है बहुत सारे कण होते हैं, धूल के कण, गैस के कण, तो वही सभी कण हैं। और उन्हीं कण से ये जो वेव जब गुजरेगी तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैंगनी और वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी का मतलब वॉयलेट होता है, इसकी वेवलेंथ के बारे में हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जब हम वेवलेंथ को बनाते हैं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, देखो ये सबसे ऊपर वाला सिरे को हम श्रिंग कहते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे ऊपर वाला सिरा श्रिंग हो जाएगा, इसे भी अंग्रेजी में क्रस्ट। तो दोनों श्रिंगों के बीच की दूरी या दोनों क्रस्टों के बीच की दूरी, ठीक है, या दोनों चोटियों के बीच की दूरी जो होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो देखो ये दोनों जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, इसे भी हम वेवलेंथ कहेंगे। तो इसे हम गर्त कहते हैं, ठीक है। गर्त का मतलब होता है ट्रॉफ होता है, ठीक है। तो दोनों गर्तों के बीच की दूरी या दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तरंग की वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेड कलर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया रेड कलर के बारे में, तो आप देखो रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी सी है। जो बैंगनी कलर की वेवलेंथ इतनी सी आ रही है और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है। इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है और बैंगनी की काफ़ी कम होती है। तो वेवलेंथ का मतलब यहाँ की जो लंबाई है, इन दोनों श्रृंगों के बीच की, दोनों चोटियों के बीच की जो लंबाई है वही तो वेवलेंथ है। तो यहाँ पर लंबाई दोनों चोटियों के बीच की कम है, मतलब ये दोनों चोटियाँ पास पास हैं, और यहाँ पर दोनों चोटियाँ काफ़ी दूर दूर हैं। तो इस रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है और जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो वेवलेंथ के बारे में आप आसानी से समझ चुके, वेवलेंथ होता क्या है, और इसे हमेशा मीटर में मापते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का जो मात्रक क्या होता है, देखो वेव लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और इसे हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो अगर पूछा जाए तरंगदैर्ध्य का यूनिट क्या होता है, तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ओके। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से ये पूरा हमें हिस्सा लेना है, ठीक है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं साइकिल, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ जाते हैं तो ये एक साइकिल होता है, मतलब ये एक यू सा जो बना हुआ है पूरा, ये वन साइकिल है। तो इसे हम कहते हैं वन साइकिल, मतलब तरंग ने एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अगर हम रेड वाले में बात करते हैं, जो पूरा एरिया है, इस एरिया में इसने कितना, एक साइकिल कंप्लीट किया, और इतने एरिया में हमने दूसरा डायग्राम बनाया वॉयलेट वाला। अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना साइकिल होंगे, देखो यहाँ से और यहाँ, तो ये वाला हिस्सा वन साइकिल, ठीक है। देखो ये वाले हिस्से को हम साइकिल बोलते हैं, तो ये वन हो जाएगा। एक यहाँ पर ऐसा बना हुआ 2 और यहाँ पर 3, मतलब वॉयलेट वाले में जो होता है यहाँ पर 1 2 3, तो 3 साइकिल है, इतने एरिया में 3 साइकिल बन चुके हैं। इसका मतलब वॉयलेट वाले में 3 साइकिल है और इसमें 1 साइकिल है, ठीक है। तो इनकी जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और बैंगनी की वेवलेंथ कम होती है, आपको पता चल चुका है। और रेड में जो साइकिल कितना है, यहाँ पर अगर देखेंगे इस एरिया में केवल 1 साइकिल बना हुआ है, और इस एरिया में, इतने एरिया में अगर हम वॉयलेट में देखते हैं तो यहाँ पर 3 साइकिल बने हुए हैं। मतलब ये जो बैंगनी कलर होती है इनकी साइकिल जो है 3 आ चुकी है, काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है, इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से। अगर हम बात करते हैं, देखो ये सभी डस्ट पार्टिकल है, ये सब डस्ट पार्टिकल बना हुआ। तो रेड कलर के अगर हम बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, रेड कलर की वेवलेंथ के बारे में, इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके एक साइकिल, तो रेड जो कलर होता है जब इतने डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा तो इसका केवल एक ही साइकिल डस्ट पार्टिकल से गुजर रहा है, ठीक है। तो रेड कलर का एक साइकिल डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा। अगर हम वॉयलेट के बारे में बात करते हैं बैंगनी, तो बैंगनी के इतने ही डस्ट पार्टिकल से, इतने एरिया के ही डस्ट पार्टिकल से, धूल के कणों से 3 साइकिल गुजरेंगे। तो जब 3 साइकिल गुजरेंगे तो फैलेगा सबसे ज़्यादा कौन, क्योंकि धूल के कणों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 साइकिल गुजर रहे हैं। जब 3 साइकिल गुजरेंगे तो इसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कम होती है और स्कैटरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा फैलेंगे, तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। एस फॉर स्कैटरिंग लिखा हुआ है। और जो लाल कलर की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने की वजह से इसमें साइकिल, ठीक है, यहाँ पर एक ही साइकिल है, इसका मतलब लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, तो ये लंबी है, तो ये धूल के कणों से इसका एक ही साइकिल गुजर रहा है। इतने एरिया में 1 साइकिल गुजरेगा तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य तो ज़्यादा होती है, तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। तो स्कैटरिंग इसका काफ़ी कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही साइकिल धूल के कणों से गुजर रहा है। लाल तरंगदैर्ध्य जो है इसका एक ही साइकिल जो है धूल के कणों से गुजरेगा, और यहाँ पर 3 साइकिल जब इतने ही डस्ट पार्टिकल से गुजरेंगे तो आप बता सकते हो इस पर तो कम प्रभाव पड़ेगा डस्ट का, ठीक है, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, मतलब ये जो तरंग हो जाएगा ये ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। तो बैंगनी रंग जो होता है वो ज़्यादा फैलता है, क्यों, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है कि
क्योंकि धूल के कणों से ज़्यादा गुजरना पड़ता है इसे, ठीक। और ये जो होता है धूल के कणों से कम ही गुजरेगा, ओके। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। मतलब इसका एक साइकिल गुजरेगा और इतने में इसके 3 साइकिल गुजर जाएंगे, ठीक है। तो वॉयलेट की अगर आप समझ रहे हो, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ कम होती हैं, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो वेवलेंथ कम है तो धूल के कणों से इसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा। इसके 3 साइकिल धूल के कण से गुजरेंगे तो स्कैटरिंग ज़्यादा। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब तरंग की लंबाई ज़्यादा है, तो इस पर धूल के कणों का कम इफेक्ट पड़ेगा, केवल इसका एक ही साइकिल गुजरेगा, तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम। तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब इसका फैलाव कम होगा। ये जो प्रकाश है, लाल वाला जो प्रकाश है कम फैलेगा। लाल वाले प्रकाश की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये धूल के कणों से मतलब ये काफ़ी लंबे कवर में कर लेता है, ठीक है। देखो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही कम कांटेक्ट में आ रहा है धूल के, तो ये कम फैलेगा और इसका एक ही साइकिल धूल से गुजर पा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब इसका स्कैटरिंग कम होगी। तो इसीलिए जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से ये जो होता है कम फैलता है, इसकी स्कैटरिंग, इसका प्रकीर्णन कम होता है। अगर हम बैगनी कलर के बारे में बात करते हैं तो ये जो होता है धूल के कणों से इसका वेवलेंथ कम होने की वजह से धूल के कणों से मतलब ज़्यादा धूल के कणों के कांटेक्ट में आता है और ज़्यादा आएगा तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो बैंगनी कलर की वेवलेंथ कम होती हैं तो स्कैटरिंग ज़्यादा होती हैं। तो आप एक बात समझ चुके होंगे, यहाँ पर वेवलेंथ और स्कैटरिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम और वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा, ओके। तो आप तरंगदैर्घ्य के बारे में आप समझ चुके हो, लाल कलर की तरंगदैर्घ्य और बैंगनी कलर की तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओके। ये बातें आपको अब समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक नियम के बारे में, ठीक है, बात कर लेते हैं सिंपली। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रैले था। उन्होंने कहा था यदि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती हैं, प्रकाश की वेवलेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो माध्यम की, ठीक है, अगर माध्यम का वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है, माध्यम की जो वेवलेंथ होती है, माध्यम के में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, माध्यम में जो धूल के कण होते हैं, अगर उनकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से काफ़ी कम होती है, मतलब माध्यम में जो डस्ट पार्टिकल हैं उनकी जो वेवलेंथ होती हैं प्रकाश की वेवलेंथ से अति सूक्ष्म होती है, काफ़ी छोटी होती है। जब प्रकाश का जो प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करेगा, मतलब प्रकाश फैलेगा तो किस पर निर्भर करेगा, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, वो प्रकाश की, ठीक है, जो स्कैटरिंग होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात मतलब वेवलेंथ की 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ की 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, ठीक है, ये उल्टा रिलेट करेगा और 4 पावर से रिलेट करेगा, ओके। इसका मतलब क्या, अगर हम वेवलेंथ को देखो, ये वेवलेंथ नीचे है 1/λ की पावर 4, ठीक है। स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4, ठीक है। लैम्डा जो है वेवलेंथ है, इसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे हम मीटर में मापते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर हम इसे हम इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या, अगर नीचे वाला हम फैक्टर इंक्रीज कर दें, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या है, तो जब नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा तो जो स्कैटरिंग वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग क्या होगी, अभी आपको बताया है, वही नियम यहाँ लग रहा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग घट जाएगी, तो स्कैटरिंग घट जाएगी, ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ को घटा देते हैं, नीचे वाले फैक्टर को अगर हम कम कर देते हैं, तो नीचे वाले फैक्टर को कम कर देंगे तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, अभी हमने आपको बताया है जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती हैं उसकी स्कैटरिंग कम। देखो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा ब्लैक से, अगर नीचे वाला हिस्सा बढ़ाएंगे, ठीक है, लैम्डा की पावर 4 है, अगर किसी की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग घट जाएगी। तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो स्कैटरिंग घटेगी, प्रकीर्णन घटेगा, स्कैटरिंग घटेगी, मतलब कम फैलेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो प्रकाश जो है कम फैलेगा और तरंगदैर्घ्य जिसकी कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है। आप समझ चुके हो। तो ये लॉर्ड रैले ने नियम दिया था, उन्होंने कहा था प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के वोहित क्रमानुपाती होता है, मतलब स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 के। मतलब अगर किसी की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसकी जो स्कैटरिंग होगी कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो इसी का उल्टा कर दो, स्कैटरिंग कम, और तरंगदैर्घ्य कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा, ठीक है। आप समझ रहे हो, स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, प्रकाश के रंगों का फैलना, ओके। आप समझ रहे हो, स्कैटरिंग का मतलब प्रकाश का फैलाव होता है, ओके।
तो केवल यही बातें हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी और ये भी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी, आपको पता चल चुका है, ठीक है। प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, तो इस 7 रंगों में टूट भी सकता है, ठीक है। वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम मेन पॉइंट के बारे में, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो तो आपको अब आसानी से पता चल जाएगा कि जो आकाश का रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ओके, तो आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। अगर पृथ्वी की सतह से देखते हैं तो नीला दिखाई देगा, और स्पेस से अंतरिक्ष यात्री जब देखते हैं तो उन्हें ब्लैक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो है, ये जो हमने लाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस लाइन से जो जितना एरिया नीचे, आप समझ आए, इस लाइन से नीचे वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जहाँ पर धूल के कण और गैस के कण है। ये सब गैस के कण, धूल के कण बने हुए हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है। ये यहाँ पर अर्थ का इमेज बना हुआ है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और इससे ऊपर का जो एरिया वो स्पेस है, अंतरिक्ष स्पेस, इससे ऊपर का एरिया। यहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, ठीक है, हम सांस नहीं ले सकते हैं। और एक मून हमने बनाया हुआ है, चंद्रमा बनाया हुआ है, ठीक है, ये सूर्य है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल में आते ही बिखर जाएगा, ठीक है। तो जैसे डस्ट पार्टिकल, तो ये इसे बिखरा देंगे। तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी कलर का कलर होता है, ठीक है, बैंगनी और नीला जो कलर होता है वो ऐसे जैसे एंट्री करता है तो ये बिखर जाते हैं। और ये जो बिखरा हुआ प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आकाश कैसा दिखाई देने लगेगा, नीले कलर का दिखाई देने लगेगा। तो देखो सूर्य का प्रकाश जो है वो इस, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में एंट्री करेगा तो यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल होंगे, ठीक है, धूल के कण होंगे, गैस के कण होंगे, ठीक है, बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है, उनके अणु, परमाणु, धूल के अति सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश एंट्री करता है ये धूल के कणों से टकराता है, उसमें जो कम वेवलेंथ की कलर होती हैं, आपको पता है धूल के कणों का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। और वेवलेंथ किसकी कम होती है, बैंगनी कलर की सबसे कम होती हैं, और ब्लू की भी कम होती है, ठीक है। ब्लू देखो नीचे आ रहा है ना, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, और बैंगनी की तो सबसे कम होती हैं, ठीक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में एंट्री करता है या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के कणों द्वारा क्या होता है, इसके प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब इसमें जो प्रकाश होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं बैंगनी कलर होता है और नीला कलर होता है, तो बैंगनी और नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य कम होती है तो वो जो होती है चारों तरफ फैल जाती है, तो पूरे वायुमंडल में बैंगनी और नीला कलर फैल जाएगा, जिसकी वजह से जो होता है, जैसे हम ऊपर की तरफ आकाश को देखेंगे तो ये आकाश जो है हमें नीला दिखाई देने लगेगा। अगर हम बात करते हैं नीले कलर और बैंगनी कलर का प्रकीर्णन कितना होता है, अगर लाल रंग का प्रकीर्णन 1 होता है तो नीले का जो होता है 16 गुना होता है। नीले और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो 16 गुना होता है। मतलब लाल रंग के प्रकीर्णन से 16 गुना ज़्यादा जो फैलते हैं वो नीला और बैंगनी कलर फैलता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है वायुमंडल में आता है तो धूल के कण जो होते हैं तो इस प्रकाश में से धूल की कण इसे चारों तरफ फैला देते हैं। उसमें से कौन सा कलर चारों तरफ फैलता है, ठीक है, बैंगनी कलर होता है और नीले वाला कलर होता है। तो बैंगनी और नीला कलर पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ से देखोगे, जैसे हम आसमान को देखेंगे तो आसमान पूरा ब्लू कलर का दिखाई देगा। और आप यहाँ पर कहोगे ठीक है बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम, तो ये सबसे ज़्यादा फैलती हैं। प्रकीर्णन का मतलब सबसे ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। तो अगर बैंगनी सबसे ज़्यादा फैलती है तो आकाश का रंग बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता है, नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो हमारी आँखें जो होती हैं ये ब्लू कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिबल होती है, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए ब्लू कलर जो होता है ब्लू कलर ही हमें दिखाई देता है। और आकाश का जो कलर होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि हमारी आंखें जो होती हैं वो ब्लू कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिबल होती है, ज़्यादा संवेदनशील होती है। ओके, ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। जैसे सिंपल में जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ एंट्री करेगा डस्ट पार्टिकल होंगे, और सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी कलर होता है और नीला कलर होता है ये डस्ट पार्टिकल से कॉन्टेक्ट में आती है, तुरंत डस्ट पार्टिकल इसे बिखेर देते हैं। तो बैंगनी कलर और नीला कलर चारों तरफ बिखर के फैल जाता है, और ये प्रकाश का बिखरना होता है, प्रकाश के रंगों का चारों तरफ बिखर जाना। तो प्रकाश के रंगों का जो चारों तरफ बिखर जाता है, इस बिखरने वाली प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं,
ठीक है। इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश के रंगों का फैल जाना। प्रकाश में से जो कुछ रंग होते हैं वे जब रंग फैल जाते हैं पूरे वायुमंडल में, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और जब बैंगनी और नीला रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा तो जैसे आप यहाँ से नीचे से देखोगे आसमान को तो ये हमेशा कैसा दिखाई देगा, नीले कलर का। जब मौसम स्वच्छ हो, जब बादल छाए हो तब नहीं, तो बादल दिखाई देंगे, ठीक है। जब स्वच्छ मौसम होता है तो उस समय ये नीला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी की सतह से हम जब भी हम आकाश को देखते हैं तो उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप आसानी से आप इसका आंसर देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। बच्चों के आंसर याद ही होता है, डायरेक्ट मार देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन इतना हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है तो अब अच्छी तरीके से कभी गलती करोगे नहीं। अगर ये भी पूछेगा कि भाई किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो आप कहोगे बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा और रेड कलर का सबसे कम। किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और बैंगनी की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और आपको पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो रेड की स्कैटरिंग जो होगी वो सबसे कम होगी, और बैंगनी की वेवलेंथ जो है सबसे कम तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घटेगी और वेवलेंथ घटेगा तो स्कैटरिंग बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा से जब हम आसमान को देखते हैं, यहाँ पर कोई अंतरिक्ष यात्री है अपनी स्पेस में, ठीक है, अपने मतलब अंतरिक्ष यात्री जब हम यात्रा करते हैं ऊपर, तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान जो होता है कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। या हम चंद्रमा की सतह से देखेंगे तब भी ब्लैक दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा के पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के पास डायरेक्ट नहीं आ रहा। पृथ्वी देखो यहाँ पर है, यहाँ पर पहले डस्ट पार्टिकल से गुजरना पड़ेगा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आएगा, डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा, वही डस्ट पार्टिकल इसे चारों तरफ फैला देते हैं। इसके कुछ प्रकाश को चारों तरफ फैला देंगे, बैंगनी और नीले को, उसी की वजह से पूरा जो है प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और हमें नीचे से आसमान नीला दिखाई देगा। लेकिन ऐसा ऊपर नहीं होता, क्योंकि ऊपर क्या है, वायुमंडल नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने की वजह से डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है। और ये किसकी वजह से एटमॉस्फेयर, अगर ये पूछा जाए तो पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स होता है वो इन सभी डस्ट पार्टिकल को खींच के रखता है, गैसों को, तो इसी वजह से है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ पर डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ पर इसका कहीं फैलाव नहीं हो रहा है। जब सूर्य के प्रकाश का कहीं फैलाव नहीं होगा, कहीं स्कैटरिंग नहीं होगा, तो यहाँ से चंद्रमा से जब देखोगे आसमान को ऊपर की ओर तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये हमारा सेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसका एक भी पॉइंट आपको कोई भी कहीं पर डाउटफुल नहीं होगा, ठीक है। सभी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली हैं, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, और स्पेस में से देखते हैं हम चंद्रमा की सतह से तो ये ब्लैक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये आपको पता चल चुका है। अब आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लगा सकते हो और एकदम एग्जैक्ट लगाओगे। ओके।